आगे करते हैं। फर्दर रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 states the following procedure for making an application for allotment of DIN before appointment in an existing company. सो किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज़ बताई हुई है। तो एप्लीकेंट क्या करेगा, जिसको भी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो वो फॉर्म DIR 3 फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मुझे DIN अलॉट कर दो। उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो हम अभी नेक्स्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं। इसमें बताया हुआ है कि अगर कोई भी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स जिनके पास अप्रूव्ड DIN नहीं है तो हम मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट करवा DIN दिलवा सकते हैं। किस तरीके से, फॉर्म INC 32 फाइल करके होता है उसके थ्रू। तो लेकिन ये मैक्सिमम प्रपोज्ड 3 डायरेक्टर्स के लिए ही हो सकता है। जैसे किसी कंपनी के अंदर उनको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है और तीनों डायरेक्ट पर्सनस के पास क्या नहीं है, DIN नहीं है, तो एक साथ करवा दिया। सो हम इसे रीड कर लेते हैं। एवरी एप्लीकेंट हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR 3 to the central government for allotment of a director identification number along with the prescribed fees. It is provided that in case of proposed directors not having approved DIN, the particulars of the maximum 3 directors shall be mentioned in form INC 32 spice form होता है, and DIN may be allotted to a maximum 3 proposed directors through form INC 32 spice form. Next point. The central government shall provide an electronic system to facilitate the submission of application for the allotment of DIN through the portal on the website of the Ministry of Corporate Affairs. जैसे मैंने आपको बताया था कि CG का मतलब यहाँ पर MCA है, तो MCA क्या प्रोवाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो DIN की। और ये किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.mca.gov.in, जिस पे से हम फॉर्म्स को डाउनलोड करते हैं, फिलअप करते हैं और फिर वापस से अपलोड कर देते हैं आफ्टर पेइंग दी चलान। So the applicant shall download the form DIR 3 from the portal, fill in the required particulars which are required in that particular form and verify that, sign it, and after attaching the copies of the documents which are mentioned below, he will upload the form to the portal. So what documents are required? The scanned copy of the photograph, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन जहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर प्रपोज की गई है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में। ऑब्वियसली बात है, जब आपको डायरेक्टर के लिए एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी, स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, जो बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है उसके सिग्नेचर्स। अब इस चीज़ को वेरीफाई आप किस किस से करा सकते हो, किसी भी CS, MD, डायरेक्टर, CEO, CFO से आप सर्टिफाई करवा सकते हो। CS कौन सा, वो CS जो उस कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, जिसमें आप अपॉइंट होने वाले हो। So form DIR 3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her own digital certificate and shall be verified digitally by a company secretary in full-time employment of the company or by the managing director or CEO, CFO of the company in which the applicant is intended to be appointed as a director in an existing company. Next point. In case the name of a person does not have the last name, बंदे के लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो उस केस में उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है फॉर्म DIR 3A फाइल करके, जिसमें अपने पापा का या अपने दादाजी का सरनेम वो मेंशन कर सकता है लास्ट नेम वाले कॉलम में। सो इन केस द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, देन हिज फादर, his or her father's or grandfather's surname shall be mentioned in the last name along with the declaration in form DIR 3. चीज़ मेंशन है कि अगर फादर और ग्रैंडफादर का भी सरनेम लास्ट नेम नहीं था तो हम क्या करें, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ DIN अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द एप्लीकेंट। कितने टाइम मिला है CG को ये सब करने के लिए, 1 महीने का टाइम मिला है फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर होगा। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन करेगा फॉर्म DIR 3 फाइल करके लॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस, एंड ये एप्लीकेशन नंबर कुछ जनरेट हो जाता है जैसे ही हम फॉर्म अपलोड करते हैं। अब पॉपअप आता है, पॉपअप के अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड होता है, एक विंडो खुल जाती है, एक स्लाइड आती है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एप्लीकेशन जो भी उसको रिसीव हुई है उसको
प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है और फिर डिसाइड करती है कि किस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, और इस चीज़ की कम्युनिकेशन दे देती है किसको, एप्लीकेंट को, अलॉन्ग विद द दिन अलॉटेड इन केस अप्रूवल हो जाता है तो लेटर बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी मोड में वो आपको बता देगी, इंटीमेट कर देगी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है देखने के बाद कि एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है तो उस केस में क्या करेगी, उस केस में वो इंटीमेशन देगी इस चीज़ की कि आपका एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है। इस चीज़ को कैसे करेगी, अपनी वेबसाइट पर डिटेल डालेगी और साथ ही साथ एप्लीकेंट को ईमेल भी किया जाएगा जिससे कि उसको पता चले कि क्या डिफेक्ट है। अब एप्लीकेंट को ना टाइम दिया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी कि आप इस डिफेक्ट को और इनकम्प्लीटनेस को ठीक कर लो। ठीक करके रीसबमिट कर देना एप्लीकेशन को कितने दिन के अंदर अंदर, 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो अब आपने 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने रीसबमिट नहीं किया या रीसबमिट किया लेकिन 15 डेज़ के बाद किया, फिर से गड़बड़ करी, तो इस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा और जो भी डिफेक्ट्स होंगे अगर आपने रिमूव नहीं किए टाइम पर तो आपके ट्रीट करी जाएगी एप्लीकेशन एज इनवैलिड, उसको लेबल दे दिया जाएगा एज इनवैलिड और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस बारे में सेम उसी तरीके से जैसे अप्रूवल के लिए इन्फॉर्म करते, लेटर बाय पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी भी अलग मोड में। अगर आपका रिजेक्शन या फिर इनवैलिडेशन होता है तो आपने जो फ़ीस पे करी थी डिन के लिए वो गई। क्यों? क्योंकि देखो आपको डिन अलॉट फीस पे कर लेकिन आपको नहीं हुआ अलॉट, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फ़ीस वापस करो या फिर हम जब रीसबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो उसके साथ एडजस्ट कर लेना। नहीं, आपने डिन के लिए अप्लाई किया, आपने गलती करी, आपको इंटीमेट किया गया कि चलो आपने गलती कर दी, आप इसको रीसबमिट कर दो, ठीक कर दो, आपने फिर भी नहीं करा तो उस केस में आपकी फ़ीस गई। फीस वंस पेड इज़ गॉन फॉर एवर, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि आप इसको एडजस्ट कर लो। नो, इट कैन नॉट बी डन। सो हम इसको रीड कर लेते हैं एक बारी। सो इसमें हमने पेज नंबर 1.13 पे थर्ड पॉइंट से एक बारी रीडिंग करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट से क्यों, हमें तो पूरा ही रीड कर लेना चाहिए एक बारी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ दिन to the applicant in the prescribed manner within 1 month from the receipt of application. Rule 10 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 provides the following procedure for rejection or allotment of DIN. On the submission of the requisite fees, an application number shall be generated automatically by the system. After generation of the application number, the central government shall process the applications received for allotment of DIN and decide on the approval or rejection thereof and communicate the same to the applicant along with the DIN allotted अगर approval हो जाता है तो। किस तरीके से? by way of letter by post, electronically or in any other mode within a period of 1 month from the receipt of such application. If the central government on examination finds such application to be defective or incomplete in any respect, it shall give the intimation of such defect or incompleteness to the applicant by placing it on the website and by emailing him or her who has filed the application. Now the applicant shall be directed to rectify the defects or incompleteness by resubmitting the application within a period of 15 days of such placing on the website and email. तो 15 days का time देंगे आपको ठीक करने के लिए defects को. Now it is provided that the central government shall reject the application and direct the applicant to file a fresh application with complete and correct information where the defect has been rectified partially or the information given is still found to be defective. Treat and label such application as invalid in the electronic record in case the defects are not removed within the given time, and inform the applicant either by way of letter by post or electronically or in any other mode. In case of rejection or invalidation of the application, the fee so paid with the application shall neither be refunded nor adjusted with any other application. ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाते हैं नोट 1 पे। तो नोट 1 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी इंडिविजुअल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई दिन दिया था इन पर्टिकुलर रूल्स के आने से पहले, कौन से रूल के आने से पहले, जो हमने जस्ट अभी पढ़े, तो इस केस में जो भी आपको पहले अलॉट भी हो गया ना डिन, वो माना जाएगा कि इसी रूल के अंदर आपको अलॉट हुआ है, क्योंकि जहाँ पर भी लिखा होगा ना कि इन कॉन्ट्रावेंशन टू पेनल्टी है या ये प्रोविजंस लगेंगे, तो माना जाएगा कि उन वाले डिन होल्डर्स पर या उस वाले डिन पर भी वो लगेंगे, इसीलिए ये लाइन दी जाती है।
नोट नंबर 2 पर आते हैं, द डिन सो अलॉटेड अंडर दीज रूल्स इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट एंड शैल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। एक बार ही आपको डिन अलॉट हो गया तो वो लाइफ टाइम तक रहता है, ऐसा नहीं है कि हर साल आपको नया डिन अलॉट होगा या हर 6 महीने में नया डिन अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। एक बार ही अलॉट हो गया, दैट इज़ फॉर द लाइफ टाइम एंड द एप्लीकेंट शैल नॉट बी अलॉटेड अनदर डिन, एंड उस नंबर को भी कोई और किसी और को अलॉट नहीं किया जा सकता। फिर आ जाते हैं सेक्शन 155 पर, प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन वन डिन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डिन अंडर सेक्शन 154 शैल अप्लाई फॉर या फिर ऑब्टेन या फिर पोजेस अनदर डिन। सो इसमें जो लिखा है ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये, तो इसके हिसाब से ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदे को डिन अलॉट हुआ है तो वो दोबारा से उसको अप्लाई नहीं कर सकता। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डिन अंडर सेक्शन 154 वो पोजेस नहीं कर सकता, ऑब्टेन नहीं कर सकता या फिर अप्लाई नहीं कर सकता किसी और डिन के लिए। ये नहीं कि एक दिन है दूसरा दिन अप्लाई कर दिया, फिर मन किया एक और दिन अप्लाई कर दिया कि नहीं मुझे तो ये दिन का नंबर अच्छा नहीं लग रहा, मैं फिर से अप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होता। एक दिन एक ही को मिलता है, वन दिन फॉर वन पर्सन। ये कौन से सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 155, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टर टू इंटीमेट द डिन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156, एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल विद इन 1 month ऑफ द रिसीट ऑफ डिन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी और ऑल द कंपनीज वेयर इन ही इज़ द डायरेक्टर। तो 1 महीने का टाइम दिया है डायरेक्टर को, जैसे ही आपको डिन अलॉट हो गया तो अब आप क्या करोगे, कंपनीज़ को इंटीमेट करोगे कि मुझे डिन अलॉट हो गया और मेरा डिन नंबर ये है। तो आपको कितना टाइम दिया है, आपको 1 महीने का टाइम दिया कि ये काम आप 1 महीने के अंदर अंदर कर लो। फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये दिन का कंपनी को रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा इस तरीके से 15 दिन के अंदर अंदर उसको एक इंटीमेशन मिलने के बाद उसको रजिस्ट्रार को इस चीज़ का बताना पड़ेगा कि हमें डिन मिल गया है और 15 डेज़ का टाइम दिया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी शैल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 furnish the din of all the directors to the registrar or any other officer or authority as may be specified by the central government within such time with fees or additional fees as may be prescribed. Every such intimation shall be furnished in the prescribed form and manner. यहाँ तक clear? नेक्स्ट रूल 10A पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 10A ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, every director functioning as a director in one or more companies on or before the 30th June 2007 and who has not yet intimated his din, मतलब इस डेट से पहले जिस बंदे के पास दिन था या दिन नहीं था सॉरी, जो डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था लेकिन उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि दिन मिलने के बाद उसको क्या करना है, इंटीमेट करना है, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को भी, उन डायरेक्टर्स को भी टाइम दिया गया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर जैसे ही आपको दिन मिला है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर अंदर इस चीज़ को आप इंटीमेट कर दो फॉर्म DIR 3B फाइल करके टू द कंपनी। ठीक है, कंपनी को इंटीमेट कर दो इस चीज़ की कि मुझे दिन मिल गया है, और फिर कंपनी क्या करेगी, वही चीज़ कंपनी ROC को फर्निश करेगी, वो चीज़ इंटीमेट करेगी दिन कितने दिन के अंदर अंदर, 15 डेज़ के अंदर अंदर इन फॉर्म DIR 3C। तो सेम टाइम दिया हुआ है, सेम काम करना है अगर आपको इस डेट से पहले। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स यू शुड नो कि ऐसा कुछ प्रोविजन भी था, और अगर आप ये फॉर्म का कभी नाम सुनो तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए था। ओके, next, punishment for the failure to furnish the din to the registrar. According to section 157 subsection 2, if any company fails to furnish the din to the registrar, 15 दिन के अंदर अंदर करना था, नहीं किया, तो it shall be liable to a penalty of ₹25,000। लेकिन फेलियर फिर से कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी नहीं कर रहे, आपको टाइम दिया था इतने दिन में कर दो, नहीं करा, फिर भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस केस में फर्दर पेनल्टी लगेगी ₹100 फॉर ईच डे, जब से ये फेलियर कंटिन्यू हो रहा है, जब तक फेलियर कंटिन्यू होगा, बट इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 1 लाख। नेक्स्ट, फर्दर एवरी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर, अगर ऑफिसर की बात करें कि जिसकी गलती है इस काम में, वो सारे डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स को भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मिनिमम पेनल्टी 25,000, मतलब मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता रहता है तो उस केस में कितना, ₹100 पर डे टिल द टाइम डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लाख। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट द दिन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158, एवरी पर्सन या फिर कंपनी
जब भी अपनी कोई भी रिटर्न फर्निश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर्स फर्निश कर रहे हैं कंपनीज एक्ट मिनी 13 के अंदर, एंड उसमें आपको डायरेक्टर का रेफरेंस देना है, तो जहाँ पर भी डायरेक्टर का रेफरेंस आएगा ना वहाँ उसका डेन आएगा। तो ऐसे याद कर लो, जहाँ जहाँ डायरेक्टर रहेगा वहाँ उसका डेन का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, डायरेक्टर का डेन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 158 की वजह से आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको इंडिकेट करना पड़ता है डेन इन एवरी रिटर्न फॉर्म इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर यू हैव टू मेंशन दी डेन ऑफ द डायरेक्टर इन केस द डायरेक्टर्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन अ रेफरेंस इन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। क्लियर। अब आ जाते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन of section 152, 155, 156. What does these say? 152 is for the appointment of directors. Section 155 is for holding more than one din not allowed. Section 156, director to intimate to the company. Repeat करूँ, section 152 appointment of the directors. Section 155 allotment of more than one din is not allowed. Section 156 director to intimate to the company his din. तो सेक्शन 159 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी इंडिविजुअल या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152, 155, 156, सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। कितनी? अप टू 50,000, मतलब मैक्सिमम 50,000, एंड जहाँ पर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो उस केस में 500 फॉर ईच डे एंड आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो 500 पर डे की लगती जाएगी, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट को कंटिन्यू रखा उस केस में। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मतलब ये नॉलेज के लिए है, ये ऐसा जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो ये पनिशमेंट वाला पॉइंट है ना, सेक्शन 159 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और डायरेक्टर क्यों लिखा है? तो देखो, अगर कोई डायरेक्टर बनने वाला था, डिन अप्लाई किया था, फिर एक और डिन अप्लाई करने लग रहा है और अभी तक वो डायरेक्टर नहीं है किसी कंपनी का, तो उस केस में वो क्या होगा? वो डायरेक्टर थोड़ा ना बोलोगे आप, उसको इंडिविजुअल बोलोगे। सो उस केस में उसको आप इंडिविजुअल बोलोगे, डायरेक्टर नहीं बोल सकते, तो उसको डायरेक्टर ही बोलेंगे, डायरेक्टर बोल सकते नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ डिन के ऊपर। रूल 11 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 lays down the procedure for cancellation or surrender or deactivation and reactivation of DIN as under. So ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है? रूल 11 में लिखी हुई है। क्या चीज़ लिखी हुई है? कैंसिलेशन या फिर सरेंडर या फिर डीएक्टिवेशन रीएक्टिवेशन ऑफ डिन के बारे में। कब कब आपका डिन कैंसिल हो सकता है, सरेंडर हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, रीएक्टिवेट कराना पड़ सकता है। तो रूल 11 में प्रोसीजर दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और द रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन नोएडा और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर मे अपॉन बीइंग satisfied on verification of the particulars or documentary proof attached with the application received along with the prescribed fee from any person cancel or deactivate the DIN in case। तो ये चीज़ बताई हुई है कि जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स अटैच थे उसके बेसिस पर या कोई भी पर्टिकुलर्स उन्हें मिले और उसको उन्होंने वेरीफाई किया और उनको इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन हुई कि आपका डिन को कैंसिल या डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, या फिर बंदे ने खुद ही अप्लाई किया है, तो उस केस में वो डिन को डीएक्टिवेट या कैंसिल कर देंगे। कब कब? अगर आपका जो डिन है वो मिला कि वो डुप्लीकेट हुआ है किसी भी रिस्पेक्ट में ऑफ द सेम पर्सन, प्रोवाइडेड द डेटा रिलेटेड टू बोथ द डिन्स शैल बी मर्ज्ड विद वैलिडली रिटेन्ड नंबर। तो एक बंदा है, उसने नहीं माना, उसने एक और डिन अप्लाई कर लिया, तो उस केस में आप पता चला डुप्लीकेट डिन अलॉट हो रहा है टू द सेम पर्सन, तो उस केस में जो भी आपका रिटेन किया जाएगा डिन, उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन मर्ज कर दी जाएगी एंड यू कैन नॉट होल्ड मोर देन वन डिन। तो एक आपका डिन ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। द डिन वॉज ऑब्टेन्ड इन अ रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट मीन्स, आपने गलत तरीके से डिन को लिया है, ऑब्टेन किया है, फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑब्टेन किया है, तो डिन कैंसिल या डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। रॉन्गफुल मैनर का मतलब होता है अगर आपने डिन ऑब्टेन किया है कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, या कुछ ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को दबाकर सप्रेस करके लिया है, या फिर कोई रॉन्ग सर्टिफिकेशन दिखा दी उसकी वजह से मिल गया, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये सारे तरीके होते हैं रॉन्गफुल मैनर। फ्रॉडुलेंट मीन्स का मतलब होता है आपने किसी गलत इंटेंशन के साथ डिन ऑब्टेन किया है, चाहे फिर किसी को भी डिसीव करना चाहा हो, किसी भी पर्सन, अथॉरिटी को या फिर सीजी को। ठीक है, अब
ये डेफिनेशन हमें इसमें दे रखी है। अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी, हाउएवर बिफोर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन पर्सुवेंट टू क्लॉज बी अबव एन अपॉर्चुनिटी। देखो ये तो लॉ का बेसिक रूल है कि आपको जब भी हम कुछ अगेंस्ट में कर रहे होते हैं ना किसी पर्सन के, तो हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो देनी पड़ती है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो हाउएवर बिफोर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन पर्सुवेंट टू क्लॉज बी अबव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट शैल बी गिवन टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल। फॉर दिस पर्पज द टर्म wrongful manner means if the din is obtained on the strength of documents which is not legally valid or incomplete documents are furnished, or on suppression of material information, or on the basis of wrongful certification, or by making misleading or false information, or by misrepresentation. These are all wrongful manner. fraudulent means का क्या मतलब होता है? So the term fraudulent means if any din is obtained with an intent to deceive any other person or any authority including यहाँ तक। तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट था हमारे पास, डेथ हो जाती है किसी कंसर्न्ड इंडिविजुअल की। अब जब इंडिविजुअल की डेथ हो गई है तो उस केस में उसका डिन क्या करेगा? तो डिन को कैंसिल करना या डीएक्टिवेट करना ही सही है, क्योंकि कोई और तो उसको यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए। फोर्थ पॉइंट, द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। हम सेक्शन 164 167 पढ़ने वाले हैं आगे जाके, जिसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का है। तो अगर अनसाउंड माइंड का है, ऑफिस वेकेट ही होने वाला है, डिस्क्वालिफिकेशन राइज होने वाली है, तो डिन का क्या करेगा? तो इस केस में चाहे तो डीएक्टिवेट या कैंसिल हो सकता है। इफ़ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, सेम लॉजिक है इसका भी कि डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं डिन के। नेक्स्ट पॉइंट है, बंदा खुद ही कह रहा है कि मेरा जो डिन है वो आज तक किसी कंपनी में यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, ना ही मैं कभी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ हूँ किसी कंपनी में, और किसी भी फाइलिंग में जो आरओसी को फाइलिंग्स होती हैं उसमें कभी भी मेरा डिन यूज़ नहीं हुआ है, तो आप इस चीज़ को डीएक्टिवेट कर दो। मैं फॉर्म DIR 5 फाइल कर रहा हूँ। इस केस में बंदा खुद ही एप्लीकेशन कर रहा है कि कर दो, मैंने कहीं पर भी आज तक मेरा डिन यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो सीजी कर देगा, लेकिन इससे पहले वो अपने ई रिकॉर्ड्स को ज़रूर चेक करेगा कि सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है उसका डिन कहीं यूज़ हुआ हो और वो बचने के लिए फटाफट से अपने डिन को डीएक्टिवेट करवा रहा हो। तो इसीलिए ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन DIR 5 by the din holder to surrender his or her din along with the declaration that he has never been appointed as a director in any company and the said din has never been used for filing of any document with any authority, the central government may deactivate such din. However, before deactivation of any din in above case, point जो हमने F पढ़ा, the central government shall verify the e-records, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा ना कि सच बोल रहा है नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, the central government or the regional director northern region or any officer authorized by the central government or regional director northern region shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate his particulars in e-form DIR 3 KYC within a stipulated time in accordance with rule 12A। तो ये वाला फॉर्म आया था DIR 3 KYC, ये रिसेंटली न्यू फॉर्म आया है। ये जो भी डायरेक्टर्स डिन होल्ड कर रहे हैं उनको ये फाइल करना होगा, जिससे पता चले कि वो एक्टिवली यूज़ भी हो रहा है नहीं हो रहा है डिन। तो जो भी नहीं फाइल करेगा उसका डिन क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो रूल 12A नया आया है। इस DIR 3 KYC को आपको हर साल फाइल करना है। कब तक फाइल करना है? इसकी ड्यू डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर। पहले 30 जून थी, फिर 30 सितंबर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, द डीएक्टिवेटेड डिन, जो आपका डिन डीएक्टिवेट हो चुका है, अब उसको अगर आप रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो कैसे करवा सकते हो? DIR 3 फिर से फाइल करो, सारा प्रोसीजर फिर से करो, नया डिन अप्लाई करने जैसा ही है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन एप्लीकेशन। सो रूल 12 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 provides for the following procedure for intimation of changes in the particulars specified in the DIN application. Every individual who has been allotted a DIN under these rules shall, in the event of any change in his particulars as stated in form DIR 3, intimate such changes to the central government within a period of 30 days of such change in form DIR 6 in the following manner. So इसमें क्या बोला भाई, आपने DIR 3 फाइल किया था पहले कभी, उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें आज की डेट में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो उन चेंजेस को आप क्या करोगे? CG को इन्फॉर्म करोगे। कितने दिन के अंदर अंदर करोगे? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस। एंड ये किस तरीके से होगा? फॉर्म DIR 6 फाइल करके होगा। किस तरीके से होगा? उसी तरीके से जैसे आपको DIR 3 फाइल करना था ना,
प्रोसीजर वैसा सही है कुछ। आपको पहले फॉर्म DIR-6 को डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टल में से, उसमें से जो भी आपके रेलेवेंट चेंजेस आए हैं उसकी डिटेल्स भरो, फिर प्रूफ डालो, प्रूफ की कॉपी डालो, स्कैन कॉपी डालो कि क्या क्या रेलेवेंट प्रूफ्स हैं उससे रिलेटेड, कि आप प्रूफ कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर्स चेंज हुए हैं। अब इस फॉर्म को आप डिजिटली साइन करवाओ, किससे? CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस, किसी से भी करवा सकते हो, और ये एप्लीकेशन को एप्लीकेंट सबमिट कर देगा DIR-6 के थ्रू पोर्टल पे, ठीक है। सो यही प्रोसीजर लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड द फॉर्म DIR-6 फ्रॉम द पोर्टल, फिल इन द रेलेवेंट चेंजेस, वेरीफाई द फॉर्म एंड अटैच द duly scanned copy of the proof of the changed particulars and submit electronically. The form shall be digitally signed by a chartered accountant in practice, company secretary in practice, cost accountant in practice. Now the applicant shall submit the form DIR-6, मतलब ये CA, CS, CMA in practice किसी एक से कराना, तीनों से नहीं करवाना, और वर्ड लिखा है, ठीक है। Second point, the central government, upon being satisfied after verification of such changed particulars from the enclosed proofs, shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of a letter, by post, or electronically, or in any other mode confirming the effect of such changes in the electronic database maintained by the ministry. यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सारे फॉर्म देखा, सारे चेंजेस देखे, सारे पर्टिकुलर्स जो भी उसने सबमिट किया उसको चेक किया, वेरीफाई किया, फिर वो क्या करेगा, इन चेंजेस को इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को कि हमने कंफर्म कर लिया इन चेंजेस का इफेक्ट, और अपने डेटाबेस में इस चीज़ को अपडेट भी कर दिया है। अब जो मिनिस्ट्री का डिन सेल है ना, वो क्या करेगा, जिस भी कंपनी का ये डायरेक्टर था जिसने ये अभी फॉर्म DIR-6 फाइल किया है, उस कंपनी के जो भी कंसर्न्ड रजिस्ट्रार है उसको इंटीमेट कर देगा। कौन? डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री। कैसे? फॉर्म DIR-6 में, ठीक है। और मतलब DIR-6 की जो डिटेल्स हैं उसको डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री इंटीमेट कर देगा, किसको? टू द कंसर्न रजिस्ट्रार, जिस भी कंपनी के डायरेक्टर ने ये इन्फॉर्मेशन भरी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, द डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री शैल ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर सबमिटेड टू इट इन द फॉर्म DIR-6 to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office of the company और companies, क्योंकि हो सकता है ना मल्टीपल कंपनीज में वो डायरेक्टर हो, सो मल्टीपल कंपनीज के कंसर्न रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देंगे इन विच सच इंडिविजुअल इज द डायरेक्टर सिचुएटेड। Next, last point for this section, the concerned individual shall also intimate the changes in his particulars to the company or companies in which he is a director within 15 days. So basically रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से चली जाएगी? डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री, जिसके डायरेक्टर की डिटेल्स चेंज हुई हैं उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रॉम द डायरेक्टर इटसेल्फ विद इन 15 डेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिन के पूरा प्रोसीजर, एप्लीकेशन, रेलेवेंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो फॉर दिस पार्ट वी आर डन। इन द नेक्स्ट पार्ट वील बी कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 160 given on page 1.17. I hope you all are liking these videos. If you like these videos, do give it a thumbs up and consider subscribing for more such content. Thanks a lot for listening to me. Bye bye.